कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी का मर्डर हो गया था। फिर हम डॉक्टर गीसू को देखते हैं जो अपनी मरी हुई बेटी से कहता है कि बेटा मुझे बस थोड़ा और वक्त दे दो, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। गीसू अपने सूटकेस में से कुछ दवाइयां निकाल कर उसे अपनी बेटी को देने वाला था, लेकिन तभी वहां पर कुछ ऑफिसर पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। गीसू ने अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार दिया था, इसीलिए पुलिस उसे रोकने के लिए वहां पहुंच गई थी। गीसू वो दवाइयां इयोन को लगाता इससे पहले एक ऑफिसर उसके हाथ पर गोली मार देता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत ही तेज भूकंप आने लगती है। ये भूकंप इतना तेज होता है कि पूरा कोरिया मलबे के ढेर में बदल जाता है। अब हमें भूकंप के 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 साल हो चुके थे, लेकिन भूकंप के बाद से अब तक एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी थी, जिस वजह से कोरिया के लोगों के पास अब खाने पीने की चीजों के साथ साथ रहने के लिए प्रॉपर घर भी नहीं बचा था। इसीलिए अब सभी लोगों को टेंट में रहना पड़ रहा था। अब हम जीवन नाम के एक लड़के को खाने के लिए किसी चीज की तलाश करते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर एक बड़े से क्रोकोडाइल पर पड़ती है। जीवन अपने तीर में आग लगाकर उसे क्रोकोडाइल के आंखों में मार देता है, लेकिन इससे वो क्रोकोडाइल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जीवन के ऊपर हमला कर देता है। जीवन उससे बचने के लिए एक कार में घुस गया था, लेकिन वो क्रोकोडाइल कार में भी घुसने लगता है। तभी सैन नाम का एक आदमी क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है और उसे अपनी तलवार से काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। जीवन और सैन एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब हम सोना नाम की एक लड़की को देखते हैं। भूकंप के बाद सोना के परिवार में बस वो और उसकी दादी ही जिंदा बची थी, मगर उसकी दादी अक्सर बीमार रहा करती थी। दादी कहीं से गंदा पानी कलेक्ट करके लाती है, जिसे वो चारकोल से अपने घर पर ही फिल्टर करती है। वहीं दूसरी तरफ जीवन बस्ती के सभी लोगों को चिल्लाकर बताता है कि वो खाने के लिए गोश्त लेकर आया है, जिसके बाद सभी लोग गोश्त लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बार्टर सिस्टम चलता है। लोग अपने अपने चीजें देकर सैन से मगरमच्छ का गोश्त खरीदते हैं। एक अमीर औरत ढेर सारी ज्वेलरी सैन को देते हुए उससे कहती है कि ये सारी चीजें तुम रख लो और बदले में मुझे मगरमच्छ के पूंछ का पूरा पोर्शन दे दो। लेकिन सैन कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। फिर वो उसे एक मरा हुआ सांप देता है और उससे कहता है कि तुम इसे पूरा ले जा सकती हो। तभी सोना भी गोश्त लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। जीवन उसे पसंद करता था और सैन उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। वो गोश्त के बदले सैन को स्वेटर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं जिन्होंने खुद को पुलिस ऑफिसर मान लिया था, क्योंकि भूकंप के बाद कोरिया के आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे। इसीलिए अब कोई भी नियम कानून नहीं बचा था। इन गैंगस्टर को सैन की तलाश थी, लेकिन तभी उनकी नजर सोना पर पड़ जाती है। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां बहुत कम बची है और हमें तुम्हारी जरूरत है। वो जबरदस्ती सोना को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन जीवन सोना को बचाने के लिए चला जाता है। वो उन गैंगस्टर को मारने लगता है, मगर वो सभी गैंगस्टर एक साथ मिलकर उसे ही मारने लगते हैं, जिसके बाद सैन उन लोगों को जाकर खूब मारता है। सैन के लिए उतने लोगों को एक साथ मारना इतना आसान था जितना आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सैन देखता है कि उन गैंगस्टर के पास साफ पानी भी है, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे बॉस का क्या नाम है और तुम्हें ये साफ पानी कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि हमारे बॉस का नाम टाइगर है और हम ये पानी एक अपार्टमेंट से लाते हैं। सैन कहता है कि भूकंप के बाद तो कोई भी अपार्टमेंट बचा ही नहीं था, फिर तुम किस अपार्टमेंट की बात कर रहे हो। गैंगस्टर कहता है कि नहीं, एक अपार्टमेंट बच गया था, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। फिर सैन उससे कहता है कि टाइगर से कह देना कि अगर वो या फिर उसका कोई भी आदमी यहाँ आया तो मैं सभी को जान से मार दूंगा, जिस पर वो गैंगस्टर सैन से उसका नाम पूछता है। सैन जब उसे अपना नाम बताता है तो वो समझ जाता है कि ये वही है जिसके तलाश में वो यहाँ आया था। इसके बाद वो गैंगस्टर सैन के इलाके से भाग जाता है। सैन को लड़ते हुए देखकर वो अमीर औरत उस पर फिदा हो चुकी थी। फिर सैन और जीवन उस अपार्टमेंट से जाकर पानी लाने के बारे में सोचते हैं। वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में सोना के घर के बाहर सूट बूट में कुछ लोग मिल जाते हैं।
सैन सोना से पूछता है कि ये लोग कौन है, जिस पर सोना कहती है कि ये अच्छे लोग हैं और ये मैडम एक टीचर है। टीचर बताती है कि हमारे पास अपार्टमेंट है जहाँ पर खाना पानी और डॉक्टर भी मौजूद है। हम सोना जैसे टीनेज के बच्चों को सिक्योर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और हम कोरिया के भविष्य को अपने अपार्टमेंट में खाना पानी और अपने सिक्योरिटी के साथ सेफ रखते हैं, ताकि वो फ्यूचर में कोरिया को फिर से फलने फूलने में मदद कर सके। सोना टीचर से कहती है कि सैन और जीवन मेरे परिवार की तरह है, क्या ये भी हमारे साथ आ सकते हैं? जिस पर वो कहती है कि फिलहाल तो नहीं, क्योंकि पहले हमें सिर्फ बच्चे और उनके करीबी परिवार को ही अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट करना है। अगर इसके बाद हमारे पास जगह बच जाता है तो फिर हम इन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। जिसके बाद सोना जीवन से कहती है कि तुम दोनों हमसे मिलने के लिए आते रहना। इतना कहकर वो उस टीचर और उसके वॉलंटियर के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हम रात के वक्त जीवन और सैन को बातें करते हुए सुनते हैं। सैन कहता है कि आज जो उन गैंगस्टर ने सोना के साथ किया, उसके बाद अच्छा ही हुआ कि वो उन भले लोगों के साथ सेफ जगह पर चली गई। तभी जीवन नोटिस करता है कि सैन की बेटी की तस्वीर सोना के चेहरे से बहुत मिलती जुलती है, जो कि भूकंप में मर चुकी थी। दूसरी तरफ हम सोना और उसकी दादी को उन लोगों के साथ जाते हुए देखते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ और वॉलंटियर मिलते हैं। वो लोग भी कुछ टीनेजर्स और उसके पेरेंट्स को अपने साथ लेकर जा रहे थे। दूसरे ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम जूये था, वो सोना से दोस्ती करना चाहती थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र 18 साल की थी। सोना भी उससे दोस्ती कर लेती है, लेकिन तभी सोना की दादी से अब और आगे चला नहीं जाता, वो वहीं बैठ जाती है। तभी टीचर कहती है कि हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर लोकल गैंग ने हमें देख लिया तो वो हमें मारकर खा जाएंगे। इसीलिए वो बूढ़े लोगों से कहती है कि आप हमारे 2 लोगों के साथ हमारे पास के एक मेडिकल फैसिलिटी में जाकर आराम कर ले, फिर कल आप लोगों को हमारे पास पहुंचा दिया जाएगा। सोना भी टीचर की बातों को मान जाती है और अपने दादी को आराम करने के लिए उन दोनों वॉलंटियर के साथ भेज देती है। थोड़ा आगे जाने पर उन लोगों को लेने के लिए बहुत सी कार पहुंच जाती है, जिसमें बैठकर वो लोग वहां से आगे के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीवन और सैन शिकार के तलाश में निकल गए थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि टीचर के साथ आए 2 वॉलंटियर सोना की दादी और उसके साथ आए एक बूढ़े आदमी को मार रहे हैं। जीवन ये देखकर चिल्लाने लगता है, मगर वो वॉलंटियर उस पर गोली चला देते हैं, जिसके बाद सैन उन पर हमला कर देता है। सैन ने एक वॉलंटियर के सीने में तलवार घुसा दिया था, जिसे वो आराम से निकालकर वापस से सैन को मारने लगता है। ये लोग मरकर थोड़ी देर में जिंदा हो जा रहे थे। वो दोनों मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आकर उन दोनों की उनसे लड़ने में मदद करती है। फिर जब सैन उन वॉलंटियर का गला काटता है, तब जाके वो मरते हैं। सोना की दादी मर चुकी थी, इसीलिए जीवन और सैन मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर वो दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे अपार्टमेंट में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। जीवन पूछता है कि ये किस तरह के इंसान थे और अपार्टमेंट में कौन से लोग फंसे हुए हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम सर्जेंट ली है, जो कि कोरिया के एयरफोर्स में है। ली बताती है कि वो और उसकी टीम भूकंप के बाद के नजारे को देख रही थी। तभी उन्हें एक अपार्टमेंट मिला जो भूकंप के बाद भी खड़ा था, जिसके बाद उन लोगों ने बाकी बचे लोगों को लाकर उस अपार्टमेंट में रखने का फैसला किया। फिर एक दिन एक डॉक्टर वहां आए, जिसका नाम गिसु था। वो अकेला डॉक्टर जिंदा बचा था, इसीलिए उन लोगों ने उसे भी अपने पास रख लिया। डॉक्टर गिसु वहीं रहकर लोगों की सेवा करने लगे। लेकिन फिर एक दिन ली डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि बहुत सारे टीनेजर्स के पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे आपके पास इलाज के लिए आए थे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं लौटे। तभी वहाँ पर सर्जेंट केवोन आकर अपने साथी सोल्जर को गोली मार देता है, लेकिन ली देखती है कि वो वापस से जिंदा हो रहा है। केवोन बताता है कि डॉक्टर इंसानों के बिना खाना पानी के जिंदा रहने की क्षमता बढ़ा रहे हैं और मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर
करने के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे हम अपने मरे हुए परिवार को वापस से जिंदा कर सकेंगे। और डॉक्टर बस कामयाब होने ही वाले हैं, लेकिन सर्जेंटली डॉक्टर को मारने लगती है और उनसे बच्चों के बारे में पूछने लगती है, जिस पर केवोन उस पर गोली चलाने लगता है। इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट टाइम में वो उन दोनों को बता रही होती है कि वो 18 साल के बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें बहुत से बच्चों की जान जा चुकी है। और उसके एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे सोल्जर इन दोनों वॉलेंटियर की तरह बन गए हैं, जो जल्दी नहीं मरते। इसीलिए मुझे उन बच्चे और उनके परिवार को छुड़ाने में तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर सुना और बाकी के लोगों को लेकर उस अपार्टमेंट में पहुंच गई है। डॉक्टर गीसू उन लोगों का वेलकम करते हैं और सभी लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी देते हैं। सुना एक सोल्जर से पूछती है कि मेरी दादी कब आएगी, तो वो कहता है कि बहुत जल्द। अब हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जिसे सैन ने मारा था। वो अपने बॉस टाइगर के पास जाता है। टाइगर और एक दूसरे गैंग का लीडर पुंगी अपने अपने लोगों को लड़वा कर मजे ले रहे थे, लेकिन वो लोग किसी बात को लेकर खुद ही लड़ पड़ते हैं। तभी वहाँ पर सैन पहुँच जाता है और उन लोगों को लड़ने से मना करता है। टाइगर सैन को पहले से जानता था, क्योंकि वो टाइगर की वजह से ही जेल गया था, इसीलिए उसने अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजा था। टाइगर पुंगी से कहता है कि अगर तुमने इस गोरिल्ला को मार दिया तो मैं अपने सारे आदमियों को तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सैन, जीवन और ली तीनों मिलकर पुंगी और टाइगर के आदमियों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ टीचर सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाती है। फिर वो सभी लोगों को बताती है कि स्टूडेंट्स अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि बाकी के स्टूडेंट के साथ 8th फ्लोर पर रहेंगे और उनके पेरेंट्स 1st फ्लोर पर रहकर छोटे मोटे काम करेंगे। सुना कहती है लेकिन मैं तो अपनी दादी के साथ रहना चाहती हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें उनसे मिलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन तुम उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि परिवार के साथ होने से तुम्हारे फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा। जिसके बाद बाकी के पेरेंट्स भी उनके बातों को मान जाते हैं। फिर वो बच्चों को अलग और उनके पेरेंट्स को अलग लेकर जाते हैं। पेरेंट्स को वो लोग एक बड़े से हॉल में लेकर जाते हैं, जहाँ पहले से रह रहे कुछ टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स हाथों से गंदे पानी को साफ करके पीने लायक बना रहे थे। दूसरी तरफ सैन, जीवन और ली ने टाइगर और पुंगी के सभी आदमियों की पुंगी बजाकर उन्हें बंदी बना लिया था। सैन उनसे पूछता है कि तुम उस अपार्टमेंट से पानी कैसे लेकर आते हो। वो नहीं बताते तो सैन उन्हें मारने लगता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि हम उन अपार्टमेंट वालों को सामान और बच्चे ले जाकर देते हैं, जिसके बदले में वो हमें साफ पानी देते हैं। इधर टीचर सुना और जूये को एक क्लासरूम में लेकर जाती है। सुना देखती है कि वहाँ बैठे सभी बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी वो सुना और जूये को अपना इंट्रो देने को कहती है। इसके बाद टीचर सभी बच्चों को बताती है कि खाना और पानी की कमी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे देश का विकास होना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर गीसू एक ऐसे दवा के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा और उसे खाने के बाद हम बस थोड़ा सा खाना पानी के साथ जिंदा रह सकेंगे। फिर वो सभी बच्चों से पूछती है कि क्या कोई है जो डॉक्टर के इस एक्सपेरिमेंट में मदद करना चाहेगा, जिस पर जो ये कहती है कि हाँ, मैं उनकी हेल्प करूंगी। इसके बाद सभी बच्चों को खाना और पानी दिया जाता है, लेकिन सुना वो पानी नहीं पीती। तभी वहाँ पर डॉक्टर गीसू आते हैं। टीचर डॉक्टर से कहती है कि जो आपके एक्सपेरिमेंट में मदद करना चाहती है, जिस पर डॉक्टर उससे 3 घंटे के बाद अपने लैब में आने के लिए कहता है। तभी सुना डॉक्टर से पूछती है कि मेरी दादी कब आएगी। डॉक्टर कहते हैं कि डोंट वरी, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। मगर सुना चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैं कब से यही सुनती आ रही हूँ, लेकिन वो अब तक नहीं आई। टीचर उसे शांत कराती है और कहती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए उन्हें यहाँ आने में 2 दिनों का वक्त लगेगा। फिर रात को जब वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट में सभी पेरेंट्स की शिफ्ट चेंज होती है, तो जूये के मॉम डैड केवोन से कहते हैं कि हमें हमारी बेटी से मिलवा दो, लेकिन केवोन कहता है कि तुम उनसे नहीं मिल सकते, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। जिस पर ली के
के डैड केवोन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। दूसरी तरफ सोना अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और वहाँ घूमने लगती है। डॉक्टर जूये के डैड को समझाने के लिए प्लांट में आते हैं, लेकिन जूये के मॉम उससे जिद करने लगती है कि वो उसे उसकी बेटी से मिलवा दे, जिसके बाद डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और जूये के मॉम डैड को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। इधर हम सैन, जीवन, ली और टाइगर को अपार्टमेंट की तरफ एक ट्रक से आते हुए देखते हैं। सूना डॉक्टर के लैब तक पहुंच गई थी, जहां पर उसे डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड मिल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर ने बहुत सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे कि वो बच्चे मर गए। फिर वो लैब के अंदर जाती है तो देखती है कि जूये एक स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी है और उसके गर्दन में एक मशीन और पैप लगा है। तभी डॉक्टर और जूये के पेरेंट्स वहां पर आने लगते हैं। उन्हें देखकर सोना छुप जाती है, लेकिन अपने बच्ची को इस हाल में देखकर जूये के डैड रोने लगते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि तुमने मेरी बेटी के साथ ये क्या किया, जिस पर वो बताते हैं कि बच्चे ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इनके गर्दन में एक बहुत ही स्पेशल चीज है। तभी डॉक्टर उसे अपनी बेटी योन का आधा शरीर दिखाते हैं, जिसे उसने शीशे के अंदर बचा कर रखा था और वो जिंदा थी। लेकिन जूये के डैड उसे स्ट्रेचर पर से उठाने लगते हैं, जिससे कि वो और तड़पने लगती है, क्योंकि उठाने के चक्कर में डॉक्टर की मशीन गलत जगह घुस गई थी। डॉक्टर जल्दी जल्दी मशीन को बंद करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और जूये की जान चली जाती है। जूये के मरने के बाद डॉक्टर उसके डैड के गर्दन में बार बार चाकू से हमला करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मेरा कितना नुकसान करा दिया। इसके बाद केवोन जूये के मॉम को भी गोली मार देता है। सोना वहीं छुपकर ये सब देख रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे भी स्ट्रेचर पर लेटा देता है और उसे बताता है कि तुम्हारी उम्र के बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ बहुत ही स्पेशल होता है, जो मुझे मेरे रिसर्च के लिए चाहिए। इसके बाद वो उसके गर्दन में पैप डालने के लिए कट लगा देता है, जिससे कि वो बहुत ही चिल्लाती है। दूसरी तरफ वो चारों अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे, लेकिन एंट्रेंस के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर आने से पहले ही रोक देते हैं। वो लोग टाइगर को जानते थे, क्योंकि वो यहाँ पर सामान और बच्चे को लाया करता था। गार्ड्स पूछते हैं कि आज तो तुम्हारे आने का दिन नहीं था, फिर तुम क्यों आए हो? इसके बाद वो लोग उसके ट्रक के पीछे चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी सैन ट्रक को आगे बढ़ा देता है और सभी बैरिकेड तोड़ते हुए ट्रक को सीधे बिल्डिंग के अंदर पहुंचा देता है। इसके बाद वो अपनी शॉटगन से एक के बाद एक सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। ली और जीवन भी उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। इधर डॉक्टर सोना को मशीन लगा रहा था, तभी टीचर आकर डॉक्टर को बताती है कि सर्जेंट ली ने सोना के दो दोस्तों के साथ मिलकर हम पर हमला किया है। डॉक्टर कहते हैं कि सर्जेंट केवोन से कहो कि जाकर उन्हें किसी भी हाल में रोके। इधर उन तीनों को बेसमेंट में एक जेल मिलता है। ली जब उस जेल का दरवाजा खोलती है तो उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये वो सोल्जर थे जो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ज़ॉम्बी बन गए, मगर वो तीनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार देते हैं। तभी डॉक्टर ये ऐलान करते हैं कि अपार्टमेंट के सभी लोग अपने अपने घरों में रहे, हम पर कुछ गैंगस्टर ने हमला किया है। इसके बाद वो लोग बेसमेंट से बाहर निकलने लगते हैं तो कुछ सोल्जर उन पर ग्रेनेड फेंकने वाले थे, मगर सैन अपने शॉटगन से मारकर ग्रेनेड उन पर ही फोड़ देता है। इसके बाद वो लोग उनके सारे हथियार ले लेते हैं। फिर वो तीनों अलग अलग फ्लोर पर जाकर सोना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ मिलकर सैन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें वो अकेले ही अपनी तलवार से मारकर खत्म कर देता है। वहीं डॉक्टर ने सोना के पिट्यूटरी ग्लैंड से उस स्पेशल सब्सटेंस को निकालना शुरू कर दिया था। इधर जीवन और ली भी अपने आगे आ रहे सभी सोल्जर्स को चुन चुन कर मारते जा रहे थे, लेकिन तभी ली के सामने केवोन आ जाता है। केवोन और
और ली के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी केवॉन कहता है कि हम नई दुनिया की शुरुआत करेंगे और अपने बच्चों को वापस से जिंदा करेंगे, तुम हमारे साथ मिल जाओ। लेकिन ली उसकी आंख में चाकू मार देती है, मगर इससे केवॉन को कुछ नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा भड़क जाता है और वो ली को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सैन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच गया था, जहां पर मौजूद सभी लोग उसे गैंगस्टर समझ रहे थे, लेकिन वो उनसे कहता है कि मैं सिर्फ सोना को अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ है वो? जिस पर एक आदमी उसे बता देता है कि सारे बच्चे 8th फ्लोर पर है। जिसके बाद मोटा सैन पैदल ही 8वें फ्लोर पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जीवैन सोना की तलाश में क्लासरूम में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक सोल्जर को मारकर टीचर को बंदी बना लेता है और उसे सोना के पास लेकर जाने को कहता है। टीचर उसे सोना के पास लेकर जाने लगती है। तभी केवॉन वहां पर आ जाता है, लेकिन सैन भी वहां पहुंच चुका था। वो जीवैन से कहता है कि तुम सोना को बचाओ, इसे मैं देखता हूँ। सैन केवॉन को बहुत मारता है और फिर उसका सर खिड़की के कांच से काटकर अलग कर देता है। इधर डॉक्टर अपने हाथ में सोना के अंदर से वो सब्सटेंस निकालकर इंजेक्ट कर लेता है और फिर अपनी बेटी से जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हें वापस से जिंदा कर दूंगा। तभी सोना को होश आ जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम होश में कैसे आ गई? इतनी जल्दी कोई होश में नहीं आता। तभी डॉक्टर को साइड इफेक्ट होने लगता है, जिस पर सोना कहती है तुमने जो स्पेशल पानी मुझे दिया था मैंने उसे पिया ही नहीं था। तभी वहाँ जीवन टीचर को लेकर पहुंच जाता है, मगर पीछे से एक सोल्जर आकर जीवन पर हमला करके उसे बंदी बना लेती है। इसके बाद डॉक्टर टीचर से इयोन को सूटकेस में डालने के लिए कहते हैं। टीचर और वो सोल्जर मिलकर उसे सूटकेस में डाल देते हैं। इधर सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास भाग गए थे। डॉक्टर इयोन को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी सहन वहाँ पहुँच जाता है और गोली चलाने लगता है। गोली टीचर को लग जाती है। वो डॉक्टर से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर उन सब के ऊपर ग्रेनेड फेंककर भाग जाता है। जीवन तुरंत सोना को लेकर स्ट्रेचर के पीछे छुप जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसे अपार्टमेंट के नीचे खड़े सभी लोग देखकर डर जाते हैं। सैन भी ब्लास्ट में घायल हो चुका था, लेकिन सोना और जीवन बेहोश हो चुके थे। ब्लास्ट की आवाज से ली भी उठ गई थी। इधर डॉक्टर अपनी बेटी को लेकर जा रहे थे, लेकिन बाकी के पेरेंट्स जिनके बच्चे मर चुके थे वो डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। सभी पेरेंट्स डॉक्टर को मारने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर एक बंदूक उठाकर सभी को गोलियों से भून देता है, लेकिन इस फायरिंग में उसने अपनी बेटी को भी मार दिया था। वो सूटकेस ओपन करता है तो उसकी बेटी मर चुकी थी। अब वो भी मॉन्स्टर बनने लगा था। तभी वहाँ पर ली, सोना और जीवन आता है। सोना कहती है कि तुम दूसरों को तो क्या अपनी बेटी को भी नहीं बचा सके, जिसके बाद डॉक्टर को रियलाइज होता है कि अब वो अपनी बेटी को नहीं बचा सकता। उसे लगता है कि ये सब सोना और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जैसे ही बंदूक उठाता है सैन उसे गोली मार देता है। जिसके बाद बाकी बचे सभी लोग बाहर आते हैं। ली सब कुछ फिर से स्टार्ट करने का डिसाइड करती है और फाइनली 3 साल के बाद फिर से एक बार बारिश गिरती है, जिससे कि वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।